नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल सेट संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 7 मॉडल सेट दिया जा चुका है जो पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी उत्साह के साथ नए नए क्वेश्चन बना सकें और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट संख्या 8 का प्रश्न को। पहला प्रश्न है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एस्टॉफिक हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता जो है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, इसका संकेत देती है। जब किसी जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है तो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल को संक्रमित होने को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अपकर्ष से तात्पर्य है। ए में है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी में है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी में है पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, नदी जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। ए में है क्लोरीन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है ओजोन और डी में है ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है। ए में है पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्लास्टिक अपशिष्टों का दहन, बी में है सूखी और गिरी हुई पत्तियों को किसी उद्यान या खुले में दहन, सी में है घरेलू बाहित मल निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार और डी में है कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू बाहित मल निर्मुक्त करने से पहले उसका उपचार किया जाना चाहिए, यानी कि नदी में गिराने से पहले या नदी में डालने से पहले जो है उसका उपचार किया जाना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ए में है सीवेज, बी में है एस्बेस्टस, सी में है प्लास्टिक और डी में है पॉलीथीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवेज, 5 का ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट है। ए में है सब्जी एवं फलों के छिलके, बी में है घरों की नालियों का गंदा पानी, सी में है खेत खलिहानों से मिलने वाला कचरा और डी में है कोयले से बनने वाला धुआं। तो इसमें गैसीय अवशिष्ट के अंतर्गत आएगा कोयले से बनने वाला धुआं। सातवां क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए में डिप्थीरिया, बी में है टॉन्सिलाइटिस, सी में है अतिसार और डी में है खसरा। तो जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण जो है सो अतिसार। अगला क्वेश्चन है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। ए कैंसर का, बी आंख से पानी गिरने का, सी डीएनए विखंडन का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है सो रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा ए में वर्षा में अवरोध, बी में जल चक्र रुक जाना, सी में जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएंगे और डी में जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन जो है सो क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपलब्ध हो जाएगा। तो ये
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है? ए में है फॉस्फोरस 32, बी में है सल्फर 35, सी में है एस्टोंसियम 90 और डी में है कैल्शियम 40। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टोंसियम 90। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? ए में है कृषि उत्पाद, बी में है भूमि भराव, सी में भूमिगत जल भंडारण टैंक और डी में है औद्योगिक तरल अवशिष्ट उत्पादन। तो इसका आंसर होगा भूमिगत जल भंडारण टैंक। अगला क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्र और शमशान घाट, आवासीय क्षेत्र से शमशान घाट की दूरी कितनी होनी चाहिए? ए में है कम से कम 200 फीट, बी में है कम से कम 400 फीट, सी में है कम से कम 500 फीट और डी में है कम से कम 700 फीट। तो आवासीय क्षेत्र और शमशान घाट की दूरी कम से कम जो है सो 500 फीट होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, लीचेट एक रंगीन तरल है जो बाहर आता है। ए में है सेप्टिक टैंक, बी में है सैनिटरी लैंडफिल, सी में है कंपोस्ट संयंत्र और डी में है एसिड लेगून। तो इसका हो जाएगा सैनिटरी लैंडफिल। अब अगला क्वेश्चन है, डगवेल लेट्रिन को पहले डैश के वर्ष में सिंगूर पश्चिम बंगाल में पेश किया गया था? तो यह 1949-50 में आया था। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का नकारात्मक पक्ष है? ए में है कुछ समय बाद यह अप्रभावी हो जाती है, बी में है अन्यों की अपेक्षा यह कम प्रभावी है, सी में है प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है और डी में है इसकी ऊंची कीमत है। तो खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का सबसे नकारात्मक प्रभाव यह है कि इसका प्रकृति में आसानी से अपघटन नहीं होता है। जिसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? ए में है जस्ता, बी में है तांबा, सी में है निकेल और डी में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? ए में है बैक्टीरिया, बी में है शैवाल, सी में है आर्सेनिक और डी में है विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अब क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कंदक हैं? ए में है फेरिक क्लोराइड, बी में है एल्युमिनियम क्लोराइड, सी में है एल्युमिनियम क्लोरोहाइड्रेट और डी में है उपर्युक्त सभी। तो अपशिष्ट जल उपचार के लिए इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, सैनिटरी सीवेज का क्या निहित नहीं होता है? सैनिटरी सीवेज का क्या निहित मैंने सैनिटरी सीवेज में क्या नहीं होता है जिसमें वर्षा जल नहीं होता? अब अगला क्वेश्चन है, सीवर लाइन में प्रविष्ट तरल अवशिष्ट कहलाता है सीवेज। क्या कहलाता है? यह सीवेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मल में निम्न में से किसका जन्म होता है? ए में है जीवाणु, बी में है कीटाणु, सी में है विषाणु और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्सनज किससे उत्सर्जित होता है? ए में है बंजर धरती, बी में है बिजली यंत्र, सी में है चीनी के कारखाने और डी में है प्लास्टिक दहन। तो प्लास्टिक दहन से यह उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ए में है मीथेन, बी में है ईथेन, सी में है प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ईथेन। अब है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भरा क्षेत्रों से अधिकतर मिलती है? ए में है नाइट्रोजन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है मीथेन और डी में है ऑक्सीजन। तो कचरा भरा क्षेत्र से मीथेन गैस निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ये सी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पेयजल की कमी का कारण है? ए में अधिक मात्रा में जल का वाष्प में परिवर्तन, बी में सुनामी के कारण सामुद्रिक जल का प्रवेश, सी में ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल का नीचे जाना और डी में समुद्री तट पर खारे पानी का रिसना। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पानी का अभाव का कारण है समुद्री तट पर जो है खारे पानी का रिसना, यानी कि उस क्षेत्र का पानी जो है सो खारा हो जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में पानी का अभाव पाया जाता है। तो ये मॉडल सेट संख्या 8 था। इसी के साथ हम लोग और भी मॉडल सेट डालेंगे। उसके बाद फुल मॉडल सेट यानी कि 125 क्वेश्चन का मॉडल सेट भी धीरे डालेंगे। इसके साथ ही अब
क्लास लेना भी शुरू कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग ठोस अपशिष्ट एवं ठोस अपशिष्ट के प्रकार, स्रोत और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।